हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो आज इस वीडियो में जो है हम एम एन रॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मार्क्सिज्म से भी रिलेटेड है एंड ही वाज वन ऑफ द इंडियन प्रोपाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म। लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका जो मार्क्सिज्म का कंसेप्ट था, इनका जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट था, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। एंड इनका आप एक ट्रांजिशन पीरियड देखेंगे। सो व्हाई एम एन रॉय इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर साल ऑलमोस्ट। आपको जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में, जो है एनटीए नेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से देखें। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम कम्युनिज्म टू ह्यूमैनिज्म, यानी इनका जो एक ट्रांजिशन पीरियड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ट्रांजिशन जो आया था वो अचानक से नहीं आया था, इट केम जो है आपका धीरे धीरे। और 6 साल तक इन्होंने जो है प्रिजन में भी बिताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जो है अरिहंत का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, यानी अरिहंत की जो बुक है, आपकी जो गाइड आती है एक तरीके से एनटीए यूजीसी नेट के लिए, हम बेसिकली उसी से जो है आपके क्वेश्चंस को या फिर आपके आने वाले एग्जाम को टैकल करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी कि अभी जो क्वेश्चन है उनका प्रारूप चेंज हो रहा है। प्रारूप यानी कि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो तो डायरेक्ट आते थे या फिर रीजन और असर्शन बेस्ड आते थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं, जो कि पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिला था 2020 के। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्या यहाँ से पेपर जो है इजी होने वाला है या फिर पेपर टफ होने वाला है? तो इजी उनके लिए होगा जिनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए टफ तब हो जाता है जब आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करके जा रहे हैं, यानी आपने चीजों को पढ़ा है लेकिन आपने उनको समझा नहीं है। ठीक है, तो यानी ये पेपर इजी भी हो सकता है और ये आपके लिए टफ हो सकता है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 2018 में आया था, असर्शन और रीजन बेस्ड। असर्शन में है एम एन रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रीजन, इट हैड एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों है ये ऐसा? और वो इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? एमन क्यों जो है मार्क्स के मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? जस्ट बिकॉज जो मार्क्सिज्म थे वो एक आइडियलिस्ट था, या मतलब एक उसमें एक आइडिया छुपा था, केवल इसकी वजह से? या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो हम ये सारे रीजंस को हम जब स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें जो हम टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग envisage the conflict of present age as between the all devouring collective ego, whether of the nation or the class and the individual struggling for freedom? तो आंसर इज एम एन रॉय। अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि पेपर 1 के लिए जो है अभ्यास सीरीज शुरू हो चुकी है 6 मार्च से, यानी आज से 12 बजे से ही शुरू हो चुकी है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज पेपर 1 को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो हो सकता है आप नेट क्लियर कर लें, लेकिन आपको अगर जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको पेपर 1 पे फोकस करना ही पड़ेगा। और अगर आपने पेपर 1 को अच्छे से कर लिया तो नेट की जो जर्नी है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ होती है वो 70% से ज्यादा नहीं जाती है फॉर जेआरएफ। चलिए मैक्सिमम आपकी जो हो जाएगी 75। ये हमारा अभी तक का 3-4 सालों तक अभी देख लें तो 75% मैक्सिमम जा सकती है। बट अगर अभी तक का जो एवरेज देखेंगे तो दैट विल बी 68 to 69%। तो वहां पर अगर आपको क्लियर करना है तो पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी पेपर 1 से कोई भी ऐसे क्वेश्चन या फिर कहीं से भी आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे बाय तलवीर सिंह, तो आप जो है इन फ्री सेशंस को ऑफकोर्स ज्वाइन करें। और अगर आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको क्या यूज करना है? आपको साकरीन एनटीए कोड यूज करना है। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल हो, इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करते हुए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, तो हम जो है आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे।
ठीक है। तो प्लस जो आपके कोर्सेस है उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेंगे। आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, और अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, और ये जो 10% है ये रिड्यूस होकर आपका 5% हो सकता है। तो मेक श्योर आप जितनी जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लें। डू यूज दिस कोड। नाउ लेट्स कम टू एमएन रॉय। तो सबसे पहले कि ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर ऑफ 20th सेंचुरी, और उनका जो जन्म था वो आपका 21 मार्च को हुआ था 1887 में एट 24 परगनास, जो कि वेस्ट बंगाल में थे। ही इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, एंड उनको फर्स्ट रिवोल्यूशनरी लीडर भी बोला जाता है इंडिया का। उन्होंने नेशनलिस्ट जो आपका डिस्कोर्स था इंडिया के नेशनल मूवमेंट में सॉरी, जो आपका डिस्कोर्स था उसमें वो एक नई आइडियोलॉजी को लेकर आए, जहां पर सब लोग जो है बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉयटेटर्स, और सब लोग एक तरीके से अपना कांग्रेस का और रेडिकल मूवमेंट चल रहा था। वहीं पर ये जो है कम्युनिज्म की जो एक आइडियोलॉजी है वो एमएन रॉय लेकर आए थे। एंड इन्होंने सबसे पहले जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी जो डिमांड है पुट फोर्थ करी थी एमएन रॉय ने। उन्होंने 1915 में एक लेफ्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने, मिलिटेंट पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट, और आर्म्स की सर्च में, आर्म्स को ऑर्गेनाइज करने में और लोगों को ऑर्गेनाइज करने में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल उन्होंने 1915 में अपनी पार्टी भी बनाई, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बाद में जो है उन्होंने वो खुद ही क्या करने लगे, आइडिया क्वेश्चन करने लगे कम्युनिज्म का कि कम्युनिज्म क्या है। फिर उसके बाद से उनका जब ट्रांजिशन हुआ तो ही बिकेम द प्रोपाउंडर ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, हम लोग उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वी विल डू दैट। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिएटिव राइटर, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, एडिट किया था, और सेवरल जर्नल्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो उनके जो फेमस वर्क्स है इन इंडिया, तो सबसे पहला इंडिया इन ट्रेडिशन, इंडियाज प्रॉब्लम्स, इंडिया सोल्यूशन, मटेरियलिज्म, पीपुल्स प्लान, नेशनल गवर्नमेंट और पीपुल्स गवर्नमेंट, एंड राइज रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी लास्ट स्लाइड में हमने जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको दिए हुए, ठीक है। और उन्होंने जो है वैनगार्ड न्यूज़पेपर की स्थापना करी थी, और ये जो है बेसिकली क्या था, जो कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर था आपका, और ये आपका माउथ पीस था फॉर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर वैनगार्ड। अब यहाँ पर इनके देखिए जो विचार है, आर ऑब्जेक्ट is the economic freedom of producing classes. This ultimate goal will be attained after a long and bitter struggle. Therefore, our primary task is to organize the masses and lead them into the struggle of economic freedom. अब ये कब का है, जब he was communist, ठीक है। आगे जो है इनके विचारों को आप चेंज करते हुए देखेंगे। रॉय का जो मार्क्सिज्म था, रॉयज बाप्टिज्म या फिर क्रिश्चियन रिलीजियस रिचुअल, ये इनका 1917 में शुरू हुआ था मैक्सिको में। आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं अलॉन्ग साइड बोसोडिन, ही इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो है मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट तो कर लिया, और उन्होंने बोला कि ये जो फिलॉसफी है वो बहुत ही एक्सीलेंट फिलॉसफी है, और एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है, मार्क्सिज्म ने लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा है, और इसीलिए उन्होंने इंडियन सिचुएशन को मार्क्सिस्ट लाइफ के लाइन में देखने की कोशिश की। और उन्होंने कॉलोनियल रिवॉल्यूशन इन 1920, उनकी जो थीसिस है कॉलोनियल रिवॉल्यूशन, वो उन्होंने 1920 में सबमिट करी थी। यहाँ पर जो है क्या हो रहा था, जो कैपिटलिज्म है, द वर्ड कैपिटलिज्म वाज ड्राइंग इट्स मेन स्ट्रेंथ फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोपियन कैपिटलिज्म। नॉर्दर्न यूरोप में आपका कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट था वो बहुत ज्यादा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो आपके यूरोपियन वर्किंग क्लास थे उनके लिए ये आसान नहीं था कि वो कैपिटलिस्ट ऑर्डर को खत्म कर सके। तो उन्होंने जो है क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है यूरोप में, वो रिवॉल्यूशन इन इंडिया पे डिपेंडेंट है, और जो अदर कंट्रीज है एशियन की, उनके अंदर जब रिवॉल्यूशन होगा तभी जो है क्या हो पाएगा, आपके जो यूरोप में कैपिटलिस्ट ऑर्डर है उसको खत्म किया जा सकता है। तो दिस इज वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। कॉलोनियल रिवॉल्यूशन में उन्होंने ये बात बताई थी।
और फॉरेन कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए उन्होंने बोला था कि बुर्जुआ नेशनलिस्ट एलिमेंट है, उनकी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, बट ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस। ठीक है। अब कम्युनिस्ट जो पार्टी था उसका मेन टास्क क्या था, ये टास्क आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, दैट टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंड लीड देम इनटू रिवॉल्यूशन। अगर लीडरशिप जो है वो कम्युनिस्ट वैनगार्ड या रिवॉल्यूशनरी मासेस के हाथ में होगी, तो वो जो है अपने अचीव को रिवॉल्यूशनरी एक्सपीरियंस के साथ जो है अपने गोल को क्या कर लेंगे, धीरे धीरे करके अचीव कर लेंगे। और उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री का क्या किया था, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन किया था। और उन्होंने बोला था कि जो फ्यूडल पोलिटेंट्स थे उनको, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको जानना जरूरी है, 1857 रिवोल्ट पे उनका क्या कहना था। तो वो बोलते थे कि इट वाज अप 1857 अपराइजिंग वाज द लास्ट एफर्ट टू डीथ्रोन फ्यूडल पोटेंट्स एंड टू रीगेन देयर पावर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, जो आपके मुगल सम्राट थे या फिर जो भी आपके उस टाइम पे नोबल्स थे, उनका जो पावर है वो गेन करने का ये इनके पास लास्ट मौका था। और ये बोलते हैं कि जो मेन आपका फ्यूचर है आपके इंडियन हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन का, तो वो बोलते हैं कि जो मेन फीचर था डिके होने का इकोनॉमी का था, वो था रूरल इकोनॉमी का डिके होना। और इससे जो हुआ, क्या हुआ, कैपिटलिज्म का राइज हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम, आप सब लोग इससे आपको पता होगा, जमींदारी सिस्टम हुआ आपका, रैयतवारी सिस्टम हुआ। तो इसने क्या किया, इसने जो आपका रूरल इकोनॉमी है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो कि थ्राइव करती थी। इवन जो है हमारे यहाँ पे जो टैक्सेस लगे थे 55%, तो ऐसा नहीं था कि आपके जो पहले हमारे जो रूलर्स थे वहां पे जो आपके टैक्सेस नहीं लगे थे, 50% तक टैक्सेस लगे थे, लेकिन जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी ना, वो कभी भी खराब नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने सिस्टम्स के थ्रू इन्होंने रूरल इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये इसने जो है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को राइज करने का काम किया था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, इंटेलेक्चुअल बूर्जुआ की। और ये लोग क्या करेंगे, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे सो दैट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है। लेकिन जो आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है उसने क्या किया, जो वर्किंग क्लास है और जो बैकवर्ड्स है उनके सोशलिज्म को फाइट करने की जो शक्ति है उसको खत्म कर दी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और जो नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था इंडिया का, वो नहीं होने दिया। अब ये क्यों नहीं होने दिया, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चेंज होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, पहले ये थे कम्युनिस्ट, सब कुछ देख रहे थे, फिर इन्होंने ध्यान दिया कि अरे इंडिया की जो प्रॉब्लम है ये तो केवल रिच और पुअर के बीच में है ही नहीं, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास। इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है सोशल एलिमेंट्स हैं, और जब सोशल एलिमेंट्स है देन ही बिकेम सोशलिस्ट। अब वो क्या सपोर्ट करते थे, ही यूज टू बिलीव इन सोशलिज्म नॉट कम्युनिज्म। और फिर बाद में क्या हुआ था, रॉय लेनिन का डिबेट आप लोगों ने सुना होगा। तो हुआ क्या था कि एक मीटिंग होनी थी जिसमें लेनिन भी इनवाइटेड थे एंड रॉय को भी उस टाइम पे इनवाइट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी जिस जिस कंट्रीज में थी, बेसिकली एशियन कंट्रीज में, वहां पे जो लीडर्स थे उनको बुलाया जा रहा था। तो जब ये गए तो इन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने बोला मार्क्स की जो थियरी है उसी को गलत साबित करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो रॉय और लेनिन है, मतलब इन्होंने बोला कि लेनिन जो है उनको पता ही नहीं है कि मार्क्सिज्म क्या है, और जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है वो गलत आप ले रहे हैं। अगर आप उसको गलत नहीं लेते तो सिचुएशन शायद कुछ और होती। तो यानी वो मार्क्सिज्म समझा रहे थे किसको, लेनिन को समझा रहे थे। और उसके बाद से उनको जो है वहां से बोल दिया गया कि आप जाइए, आप मत कीजिए। लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो राइट। ठीक है, एंड इसीलिए वो क्या नहीं बिलीव करते थे, ही डिड नॉट बिलीव इन विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। जैसे कि कम्युनिज्म में बोलते हैं कि एट लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, स्टेट नहीं रहेगा, स्टेटलेस सोसाइटी रहेगी। बट ही डिड नॉट बिलीव दैट, ही बिलीव और he favored socialism by democratically ruled state to transform the agrarian economy of India. And he used to say when he was Marxist, और जब उनका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, that I prefer the word revolutionary to that of patriot, because although in a given historical epoch patriot possesses a revolutionary significance, this does not hold true of them all times and under every circumstance. For example, Mussolini, Poincare, the American coup, all are patriots, but imagine what a gulf divides these men
one from the other and what divergent ideas each of them represent. Patriotism, therefore, is a very misleading term which often possesses very sinister significance. यानी patriotism जो word है, बेसिकली हमने आपको जो बताया था, तो व्हाट वी से पेट्रियोटिज्म क्या होता है, जो अपना कल्चर होता है उसमें प्राइड करना। लेकिन जब आप अपने कल्चर और अपने लोगों पे प्राइड करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से एलियनेशन का काम करते हो। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे सभ्यता में ली गई है उसको आप एलियनेट करने का काम करते हो, और कहीं ना कहीं एम एन रॉय इस चीज को बिलीव करते थे। एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट आई प्रेफर द वर्ड रिवॉल्यूशनरी। ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, यहाँ पे सिंस ही स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मार्क्सिस्ट थियरी, तो उन्होंने बस यही चीज बोली थी कि जो क्लास थियरी है मार्क्सिज्म की, उसने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया है। एंड उन्होंने बोला, वो मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने जो है वर्किंग क्लास को बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंस दे दिया। वो बोलते थे कि जो पोलराइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास है वो कभी भी जो है वर्किंग मतलब इनटू द एक्सप्लॉइटिंग एंड द वर्किंग क्लास नेवर टेक्स प्लेस, वो कभी भी उस चीज को आता ही नहीं है। यहाँ पर मिडिल क्लास को आपने पूरी तरीके से हटा लिया, मिडिल क्लास कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो मिडिल क्लास है, सी यहाँ पर आप कैसे गलत बोल सकते हैं, his critical evaluation is almost correct. It is the middle class which produces revolutionaries, क्योंकि मिडिल क्लास एजुकेटेड होते हैं, they know the rights, और जो लोग राइट्स जानेंगे वही दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। एंड जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक क्या कोई रिवॉल्यूशनरी बनेगा, नहीं बनेगा। सो हु इज रिवॉल्यूशनरी, दोज हु आर अवेयर। सो यहाँ पर जो है रॉय है वो कहीं ना कहीं थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल को क्या करते हैं, डिनाउंस करते हैं, उसको हटाते हैं। और उन्होंने जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियाट है उसको भी जो है टोटलिटेरिज्म स्टैब्लिश करने के जो उस फेवर में था उसको भी क्या कर दिया था, डिनाउंस कर दिया था। उन्होंने बोला कि रिवॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपके मिरेकल्स नहीं लेकर आते हैं, अ जुडिशियस सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड रोमांटिसिज्म वाज नीडेड। अभी हम लोगों ने उनकी बुक का नाम पढ़ा था ना, सो दैट इज द स्टेटमेंट। एंड उन्होंने मार्क्सियन डायलेक्टिक्स को क्या किया था, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया था। और उन्होंने बोला था कि द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी टू सोशलिज्म वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डायलेक्टिकल प्रोसेस, यानी डायलेक्ट से जो है आप किसी भी चीज को नहीं वो कर सकते। एंड पार्टी सिस्टम पे उनका क्या कहना था, यहाँ से आपका एनटीए नेट में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। ये जो आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इनको आप हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, पार्टी सिस्टम विल ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन द पीपुल एंड पॉलिटिकल पार्टीज लीडर विल ब्रिंग आउट द अल्टीमेट बैकवर्डनेस इन द पीपुल, यानी वो पार्टी सिस्टम के खिलाफ थे। तो ये आपके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो डू नॉट इन स्टेटमेंट को आपको जो है हटाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वी आर गिविंग दोज स्टेटमेंट जो कि आपके अरिहंत में नहीं है। रॉयज रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो पहले वो मार्क्सिस्ट थे, पहले वो कम्युनिस्ट थे, अब धीरे धीरे लाइफ में ट्रांजिशन हुआ, ही बिकेम सोशलिज्म, एंड उसके बाद से लास्ट में ही बिकेम ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो रेडिकल ह्यूमनिज्म था, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो रॉय है उनका सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस कैसे इन्फ्लुएंस हुए, तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड इन अप्रोच बाय द साइंटिफिक मटेरियलिज्म ऑफ हॉब्स, एथिक्स ऑफ स्पिनोजा एंड सेक्युलर पॉलिटिक्स as propounded by Locke. He reconciled all these to propound a rational idea of freedom with concept of necessity. The central purpose of Roy's radical humanism is to coordinate the philosophy of nature with social philosophy and ethics in monistic system. Though he was a radical humanist, ठीक है, लेकिन वो क्या बिलीव करते थे, वो बोलते थे कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल को जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहिए इन द कलेक्टिव ईगो ऑफ सच नोशंस। वो बोलते थे जो मैन है उसके होने में, उसके बनने में, और उसके इमोशंस और उसके आइडिया और उसके जो भी लाइफस्टाइल है वो उसके बेसिक ह्यूमन अर्ज फॉर फ्रीडम है। एंड इसके लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कोऑपरेटिव इंडिविजुअलिज्म। सो आई होप दिस लाइन इज क्लियर, बिकॉज दिस लाइन कैन कम डायरेक्टली इन योर एग्जाम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेंगे कि ही सजेस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, वाई में आपका आंसर आएगा, बिकॉज according to him individual should not lose his identity in the collective ego of such notions। जो मैन का अपना फ्रीडम है दैट शुड बी देयर। ठीक है,
नेचर ऑफ स्टेट, तो सबसे पहले वो कम्युनिटी ओरिएंटेड ग्रोथ की बात करते थे। कम्युनिटी ओरिएंटेड ग्रोथ का मतलब है जहां पर पीपुल जो है वो कलेक्टिवली ओन करते हो लैंड को, और वहां पर जो सरप्लस है अगर जनरेट होता है तो वहां पर स्टेट की जो है नीड आती है, और द स्टेट गवर्न्स द न्यू रिलेशंस। रॉय डिफाइंस द स्टेट एज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनको आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि जो स्टेट का राइज है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हुआ है, ना ही ये कोई सुपर इम्पोज्ड एंटिटी है। वो बोलते हैं कि सीधी सी बात है, जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हुआ है, और ये एक तरीके से मैकेनिकली प्रमोट किया गया है बाय कॉमन रेगुलेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कोऑपरेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल कंसर्न एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। और इसीलिए वो जो बोलते हैं कि अगर स्टेट जो है कोerसिव नेचर को एक्सरसाइज मतलब यूज करता है, कोerसिव नेचर यानी एक्सेसिव पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो उस चीज को क्या करते हैं, बोलते हैं कि दैट इज, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इनफैक्ट वो क्या बोलते थे कि जो आपका प्लूरलिज्म का प्रिंसिपल है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेसी है, इस पर चलना चाहिए, यानी पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ही यूज्ड टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। किसको प्रमोट करते हैं वो, डिसेंट्रलाइजेशन को। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। For him, the state must exist to discharge its limited function along with the other equal important and autonomous social institutions. रॉय की जो रेडिकल डेमोक्रेसी है उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी है सच अ इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेटेड सिटीजन, वो बेसिकली बोलते हैं कि जो भी सिटीजन होंगे स्टेट में वो उनको पता होगा, और जब भी वो कुछ मतलब उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, अगर कोई भी लॉ बन रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर कोई भी अफेयर्स हो रहा है स्टेट का, तो दे विल बी कंसल्टेड। और इसीलिए वो जो है रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि ये जो आपकी डेमोक्रेसी है, रेडिकल डेमोक्रेसी, दिस विल बी सेव्ड फ्रॉम द लूप होल्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज वेल एज डिक्टेटरशिप। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन होगा और इसमें जो है कंसल्टेशन होगा। जब पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन होता है तो जो आपका स्टेट का रोल है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, और जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जो पावर होती है वो अगर एक के पास वेस्टेड नहीं होती है तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक फीचर क्या है आपका रेडिकल डेमोक्रेसी का, कि जो पीपुल है उनके हाथ में कहीं ना कहीं सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करने की क्या होनी चाहिए, वेज और मीन्स होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, एंड दैट्स व्हाई ही स्टैंड्स फॉर रिवॉल्यूशन बाय consent. Social order rises with the support of the enlightening public opinion as well as intelligent action of the people. Roy stands for revolution by consent. अब ये आपके लास्ट पेजेस हैं, तो यहाँ पर जो सुप्रीम पब्लिकेशन है ये एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बट फिर भी we will see by questions. India in transition, India's problem and its solution. What do we want? Labour Party. Open letter to C.R. Das and program for the Indian National Congress. Revolution and counter-revolution in China. Materialism, science and philosophy. People's front. On the Congress Constitution. National government or people's government. Rise romanticism and revolution. So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Please do share एंड डू कमेंट, बिकॉज इससे जो है वी गेट मोटिवेटेड कि हमको जो है और भी ऐसी सीरीज लेके आनी है जहां पर वी कैन हेल्प यू द वे वी वांट। ओके, सो थैंक यू सो मच।